जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंगविन का एक अंकल आता है जो कि उसे प्रिजन से बाहर निकालकर अपने साथ ले जा रहा था। मगर ये बात मैंगलियार को पता चल जाती है और वो योंगफा को ये बात बता देती है, जिसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं और जब उन लोगों तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के बीच में एक घमासान की लड़ाई होती है, क्योंकि वहाँ पे लिंगयुन का अंकल 5th लेवल का वॉरियर होता है, तो वो वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही इजीली हैंडल कर रहा होता है। वो लोग सारे एक साथ मिलकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मगर जब वहाँ पे मैंगलियार का पॉइजन उस 5th लेवल के वॉरियर की बॉडी में एंटर होता है तो वो काफी तेजी के साथ अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे लिंग जीशु वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। ये देखकर और वो अपनी इविल स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर देती है, जिसके साथ वो उस वॉरियर को बहुत ही इजीली वापस पीछे पछाड़ देती है, जिससे खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और लिंग जीशु को भी इंजर्ड कर देती है, जिससे उसका वो पॉइजन और भी तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे लानफेंग देखता है कि जीशु बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और वो अब उन लोगों का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो बाकी लोगों को लेकर बहुत ही तेजी से उसे मारने के लिए जाता है। तो जीशु को बचाने के लिए वो दूसरा एल्डर बीच में आ जाता है और लानफेंग और लोंगजी दोनों को रोककर वापस पीछे ढकेल देता है। मगर वहाँ पर योंगफाई वो उस एल्डर को रास्ते से हटाने की उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो एल्डर योंगफाई को भी रोक लेता है और उसे भी वापस पीछे धकेल देता है। ये देखते ही योंगफाई समझ जाता है कि ये वाला एल्डर भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर लिंगशु अपने साथियों से कहता है कि इन लोगों को बस एक क्वार्टर आवर तक ही रोक लो, उसके बाद मैं अपने आप को हील कर लूंगा। ये पॉइजन मेरी बॉडी से निकल जाए तो मैं खुद इन्हें हैंडल करूंगा। इतना कहने के बाद उसके साथी उसके सामने एक पावरफुल डोमेन बनाकर उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। और दूसरी तरफ से डोंगफेंग अपने सारे साथियों से कहती है कि इन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना, ये लोग अगर हील हो गए तो फिर हमें इन्हें हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। ये कहते ही वो खुद अपनी पूरी की पूरी रेलिक पावर से उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ से सारे लोग अपनी ड्रैगन पावर को भी यूज करते हैं और योंगफाई वो अपनी एनर्जी से स्पिरिचुअल ब्लेड्स क्रिएट करते हुए उस डोमेन पर दे मारता है और लोंगी अपनी स्पीयर पावर के साथ उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करती है। ये सारे के सारे अटैक एक साथ मिलकर उस एनर्जी डोमेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे, मगर अंदर मौजूद लिन फैमिली के वॉरियर्स वो कॉन्टिन्यूसली उस डोमेन को एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे थे ताकि वो उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। और दूसरी तरफ मैंगलियार वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है और कहती है कि मुझे दोबारा से बैकलैश आने वाले हैं, मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। और योंगफाई उसे कहीं जाते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये लड़की इस वक्त अकेली है, इस पर हमला करने का ये टाइम बिल्कुल ठीक है। ये कहने के साथ वो उन लोगों को छोड़कर सीधा मैंगलियार के पीछे चला जाता है। और मैंगलियार जब जंगल में अकेली जाती है तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी होती है और इसे चक्कर आने लगे थे, मगर चलते चलते वो एक जगह गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने योंगफाई और यंगलोन दोनों खड़े हुए हैं। ये देखकर शुरू में वो कहती है कि योंगफाई तो ये तुम हो, मगर अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है और वो अपनी सोर्ड निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, जिससे योंगफाई बच जाता है, मगर वो लड़की फौरन पीछे हट जाती है और योंगफाई से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। तो योंगफाई कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है तुम खुद ही देख लोगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी जेड स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो फौरन पीछे हट जाती है, मगर योंगफाई उस जेड हैंड को सीधा उसकी डायरेक्शन की तरफ ले जाता है और दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस मर्तबा वो लड़की उसके हाथ आ जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी तो उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो योंगफाई से खुद को बचा सके। और योंगफाई मैंगलियार से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी सील वो इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है, वरना तुम्हें दोबारा से बैकलैश आने लगते। मगर वहाँ पर योंडांग भी आ जाता है और कहता है कि इसके साथ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, फौरन से इसे खत्म करो, मुझे इसका वो लोटस चाहिए। अगर इसे हम आज खत्म कर देते हैं तो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर मैंगलियार वो योंगफाई को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, मगर योंगफाई कहता है कि मुझे कोई एक रीजन बताओ कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो मैंगलियार कहती है कि मैं अपने साथ यहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर आई हूँ और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कहीं डिसअपियर हो गई हूँ तो वो लोग मुझे ढूंढने निकल पड़ेंगे, और अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुमने मुझे मारा है तो इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि जहाँ तुम अपना सर छुपा सको। तो योंगफाई कहता है कि जैसे मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे कहाँ छुपना है, मैं वैसे भी छुपता ही तो फिर रहा था। मगर उसे दिखाई देता है कि अचानक से बहुत सारे ड्रैगन्स और बर्ड्स बहुत ही तेजी से उस बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि वहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मैंगलियार को इस वक्त मारना बेवकूफ़ी होगी, मुझे उसकी कॉम्बैट पावर की जरूरत पड़ सकती है। ये कहने के साथ वो उसे फौरन से छोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें हील करूंगी और उसके साथ तुम बैटल में मेरी मदद करोगी, और तुम्हें दोबारा से अपनी सील ब्रेक करनी होगी
ताकि तुम उस लिंस शिशु को हैंडल कर सको। अगर तुम्हें ये ऑप्शन कबूल नहीं है तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं तुम्हें आज ही लूला लंगड़ा बना देता हूँ ताकि तुम आइंदा कभी भी मेरे सामने ना खड़ी हो सको। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेलन एकेडमी के डिसाइपल्स उस डोमेन को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, मगर अंदर मौजूद एल्डर्स भी वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहते थे ताकि लिंसीशु अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर सके, मगर लिंसीशु इसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और कहता है कि मैं खुद को हील नहीं कर पा रहा। लगता है ये पॉइजन मेरी बॉडी में कम्प्लीटली मर्ज हो गया है। मुझे खुद को रिकवर करने के लिए अपने पूरे ब्लड को ही चेंज करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपने ही एक वॉरियर को पकड़ता है और उसकी बॉडी से उसका ब्लड खींचना शुरू कर देता है, जिस पर वो वॉरियर भी हैरान रह जाता है कि मेरा मास्टर मुझे एक कुर्बानी का बकरा बना रहा है। मगर लिंसीशु उसकी ब्लड एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप से उस पॉइजन को अलग करने की कोशिश करता है, जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी से पॉइजन का असर खत्म हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस डोमेन को तोड़ना होगा। इतना कहने के बाद अचानक से उस डोमेन में एक जाइंट हैंड आकर टकराता है। वो हैंड असल में योंगफाई का होता है, जिसकी वजह से वो उस डोमेन को तोड़ देता है और मैंगलियर यहाँ पे अपनी इविल स्पिरिट फॉर्म को यूज करते हुए उन लोगों पर आकर जैसे ही हमला करती है तो वहाँ दूसरा एल्डर वो मैंगलियर को रोकने की कोशिश करता है, मगर मैंगलियर इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, तो वो बहुत ही इजीली उस एल्डर को वापस पीछे धकेलती है और अपनी स्वॉर्ड जैसे उसकी स्वॉर्ड से टकराती है तो वो एल्डर अपना जोर लगाना शुरू करता है। मगर यहाँ पे मैंगलियर हल्की सी स्माइल करती है, जिससे उस एल्डर को पता चल जाता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंगलियर वो उस इविल स्पिरिट की एनर्जी को इतना जोर से रिलीज करती है कि वो एल्डर वहाँ से बहुत ही दूर जाके गिरता है। मगर इस वक्त हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मैंगलियर वो खुद भी काफी वीक हो चुकी होती है, मगर वो दूसरों से कहती है कि हमें उसे ब्लड रिप्लेसमेंट से रोकना होगा। योंगफाई जैसे ही उस पर हमला करता है तो लिंगजीशु फौरन से पीछे हट जाता है। ये देखते हुए योंगफाई दोबारा से अपनी उस जाइंट हैंड टेक्निक के साथ लिंगजीशु को छोड़कर उस वॉरियर पर जाकर हमला करता है जिसका वो ब्लड अब्सॉर्ब कर रहा था। वो उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है, जिसके बाद लिंगजीशु को पता चल जाता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि जोंग उस वॉरियर को अपने हाथों में दबोचकर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से अब लिंगजीशु उसका ब्लड अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सीनियर लाफिंग कहता है कि यह ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसे यहीं खत्म कर दो। इतना कहने के साथ वो सारे के सारे लोग एक साथ ही मौका देखते ही लिंगजीशु पर टूट पड़ते हैं। मगर यहाँ पे लिंगजीशु वो अपनी पावर को दोबारा से अपनी बॉडी से एक साथ ऐसे रिलीज करता है कि वो एनर्जी ऑरा रिलीज करता है कि वो सब लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और मैंगलियर वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और लड़खड़ा रही, जिसके बाद योंगफाई उसे सहारा दे देता है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और दूसरी तरफ लिंगिनवन जब वो देखता है कि उसका अंकल उसे नहीं बचा पाएगा तो वो अपने अंकल से कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे अब जाना होगा। ये कहने के साथ वो अपने अंकल को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो योंगफाई उसे देख लेता है और वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगिनवन जब वो भाग रहा था तो अचानक से योंगफाई उसके सामने आ जाता है और कहता है कि लिंगिनवन, तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ से लोंगजी भी अपना स्पीयर लेकर उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है कि तुम्हें कैनलोंग को मारने की सजा मिलेगी। मगर यहाँ पे लिंग जॉन दोबारा से चालाकी से काम लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से कैनलोंग को मार सकता हूँ? वैसे भी वो शख्स जो कि मरने वाला हो वो ज्यादा कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। हम लोगों को बस किसी तरह सरवाइव करने के लिए कोई मौका चाहिए होता है। तो लोंगजी कहती है कि फिर बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है? तो यहाँ पे लिंगिनवन कहता है कि सच्चाई कुछ भी नहीं है। कैनलोंग की मौत का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है। हम सबके सब लोग लूजर्स हैं। अगर कोई इस खेल में जीता है तो वो सिर्फ मैंगलियर है। ये सुनकर योंगफाई और लोंगजी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये मैंगलियर के बारे में ऐसी बात कैसे कर रहा है। मगर लिनियनवन कहता है कि वो लड़की बहुत चालाक है। वो पहले पीछे हटकर सारा खेल देखती है और फिर उसे जब पता चलता है कि हमारा पलड़ा भारी पड़ने लगा है तो वो हमारा साइड ले लेती है। मगर मैं सच्चाई बताऊं तो वो ना तुम्हारे साथ है ना मेरे साथ। वो हम दोनों की दुश्मन है और हम दोनों को ही हराना चाहती है। पहले उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरे साथ मिलकर योंगफाई को मारने की कोशिश की, मगर अब वो तुम्हारे साथ मिल गई है और मेरी दुश्मन बन गई। तुम्हें लगता है कि वो अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहती है। उसके लिए ना तुम इम्पोर्टेंट हो, ना मैं, ना ही उसके वो दोस्त जो कि उस गुफा में मारे गए। वो उन लोगों को बातों में उलझाते हुए वहां पर अपनी एक ट्रैप फॉर्मेशन भी बिछाता जा रहा होता है, जिसके बारे में उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। यहाँ पर लिंगन कहता है कि टेंटाई सेक्ट की एक खासियत है, वो लोग बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उनका अल्टीमेट वेपन होता है। शायद तुम इन सेक्ट के बारे में नहीं जानते, मगर ये सेट शुरू से ही ऐसा है। उस लड़की ने न सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है बल्कि उसने मुझे भी इस्तेमाल किया है। हम दोनों उसके मोहरे बनकर काम कर रहे थे।
ये कहकर लिंगन खामोश होता है, मगर योंगफाई कहता है कि आगे बोलो। तो लिंगन उसे बताता है कि यहाँ अच्छाई और बुराई को शक्ल से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि यहाँ अच्छाई का कलर या फिर बुराई का कोई कलर ही नहीं होता। वो लड़की ये गेम इसलिए खेल रही है क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स ने टेंटाई सेक्ट के इस पाथ को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग हमसे बदला लेना चाहते हैं। और ये खेल भी उसी ने ही खेला है ताकि वो मुझे और मेरे अंकल को इस ट्रैप में फंसाकर मरवा सके। उसकी ये ट्रिक काम भी कर रही है। वो जस्टिस के नाम पर तुम सब लोगों को यूज़ कर रही है ताकि वो तुम्हारे हाथों हमें मरवा सके और ख़ुद इस खेल से बाहर निकल जाए। और जहाँ तक बात उस जेडी गुफा की है, तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और मैंने वो यूज़ कर दिया। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। अब तुम लोग अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। ये सुनकर यहाँ पर लोंगजे और योंगफाई थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। उन्हें उसकी बातों पर यकीन आने लगा था, मगर योंगफाई आगे बढ़ता है और अपने सोर्ड निकालता है। ये देखते ही लिंग यूनन समझ जाता है कि वो उसके जाल में फंस रहा है। जैसे ही योंगफाई उसके करीब जाता है तो लिंग यूनन वो फौरन से अपनी ट्रैप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, मगर योंगफाई उसकी ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे अगेंस्ट काम आएगी। लिंग यूनन जैसे उस पर अपने फैन से वार करता है तो योंगफाई उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक मैंने पहले ही देख ली थी, इसीलिए ये ट्रिक अब मेरे अगेंस्ट काम आने वाली नहीं है। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही लिंग यूनन भी गिड़गिड़ाते हुए उससे माफ़ी मांगना शुरू करता है कि मुझे माफ़ करो, मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है, मगर मैंने जो कुछ कहा है वो झूठ नहीं है। तो मुझे अभी नहीं मार सकते क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मगर योंगफाई उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर लिंग यूनन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं छोड़ेगा। मगर योंगफाई किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करता और अपनी सोर्ड के साथ उसका काम तमाम कर देता है और कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बकबक करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीनियर लैनफैंग जैसे ही वो अपने नाइफ के साथ जीशू पर हमला करने के लिए जाता है तो लिंग जीशू वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मगर दूसरी तरफ से डोंगफैंग वो अपनी फीनिक्स पावर को यूज़ करते हुए जैसे ही उसे टारगेट करती है तो लिंग जीशू फौरन से वहाँ से निकलकर सीधा डोंगफैंग के करीब पहुँच जाता है, जिस पर डोंगफैंग बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे लगा कि शायद उसके बचने का कोई चांस नहीं, मगर वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है जिससे लिंगशू वापस से पीछे आ पहुँचता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर योंगफेस दोबारा से आ पहुँचा था और वो लिंग यूनन की बॉडी को उसकी तरफ फेंकता है तो लिंगशू उसे देखकर चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने लिंग यूनन को मार दिया है। और योंगफे के हाथ में लिंग फैमिली की ब्रोकन सोर्ड देखकर उसे यकीन हो जाता है कि इसे इस लड़के ने ही मारा है। वो उन सब लोगों से गुस्से में कहता है कि तुम लोग भी आज इसके साथ यहाँ मारे जाओगे और यहीं पे ही दफन हो। लिंगशू यहाँ पर अपनी पावर को बिल्कुल पीक पर ले आता है, जिसके बाद लैंगफैंग कहता है कि ये अपनी पावर को जितना मैक्सिमम लेवल तक ले जाएगा इसके अंदर जहर भी उतना ही तेजी से फैलेगा, यानी कि इसके पास लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है। मगर यहाँ पर योंगफाई कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस भतीजे लिंग यूनन के पास भेज देता हूँ। जीशू का मुकाबला करने के लिए योंगफाई अपनी फुल पावर को यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंग जीशू जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो योंगफाई भी अपनी सोर्ड लेकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे से आकर टकराते हैं कि हर एक चीज़ हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। ये नज़ारा देखकर ही उन दोनों की पावर का पता चल रहा होता है कि वो कितनी पावर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर लिंगज्यू वो अपने पंजे को यूज़ करते हुए योंगफे के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स थ्रो करता है, मगर योंग बचने की कोशिश करता है तो लिंगज्यू उस पर एक जोरदार फिस्ट के साथ अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है, मगर वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं होता। योंगफे जैसे ही ऊपर देखता है तो योंगफे के ऊपर फिर से वो जॉइंट फिस्ट आकर अटैक करती है, तो वो फिर से वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। मगर फुल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा देर तक यूज़ करने की वजह से लिंगज्यू वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ने लगा था, क्योंकि वो पॉइजन उसकी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। और ऊपर से जब योंगफे उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है तो लिंगज्यू दोबारा से अपनी पावर को यूज़ करते ही योंगफे पर बहुत सारे नुकीले स्टोन्स की बारिश कर देता है, तो योंगफे वहाँ से बाल बाल बचते हुए निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगफे के अंदर भी वो ईविल पावर अब कंट्रोल लेना शुरू कर देती है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो अपनी उस ईविल पावर को अपनी उस स्वॉर्ड के अंदर जैसे ही इंजेक्ट करता है तो उसकी पावर पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल तक जा पहुँचती है। ये देखने के बाद यहाँ पर लिंगजी शू भी वो अपनी 5th लेवल की फुल स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है,
उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका पॉइजन कितनी तेजी से फैलेगा। वो योंगफे के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स की बारिश कर देता है जो कि साइज में कई गुना बड़े होते हैं, मगर योंगफे उन्हें देखकर बिल्कुल इजीली खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ इतना जोर से वार करता है कि वो उन जायंट माउंटेन जैसे स्टोन्स को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। उसकी पावर देखकर लिंगशु को भी एक झटका सा लगता है कि ये 4th लेवल का वॉरियर इतना ताकतवर कैसे हो गया, मगर उसकी अपनी बॉडी में जब उसका पॉइजन वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है, जिससे लिंगजिशु काफी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि उस पॉइजन का असर अब शुरू हो चुका है। लिंगजिशु की बॉडी में एक जोरदार धमाका होता है जिससे वहां पे एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और वहां सब लोग देखते हैं कि उसका एक हाथ कटकर उसकी बॉडी से अलग हो गया है और लिंगजिशु की बॉडी से ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है और उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। वो बिल्कुल सूखा ढांचा जैसा बन गया था। अपनी यह हालत देखकर लिंगजिशु गुस्से में बिल्कुल पागल सा हो जाता है और योंगफे को मारने के लिए उस पर पागलों की तरह टूट पड़ता है, मगर क्योंकि उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह गया था और वो बहुत वीक हो गया था तो इसीलिए वो योंगफे को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाता और योंगफे फिर उसे मारने के लिए फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके साथ अपनी एक स्नेक एक्सट्रीम ब्लेड टेक्निक को यूज़ करता है। तो वो टेक्निक लिंगजिशु को हर्ट करती है। इससे पहले ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि लिन फैमिली का ही एक वॉरियर था। उस वॉरियर को देखते ही डोंगफे कहती है कि जियान ये भी लिन फैमिली का 5th लेवल का वॉरियर है। तो यहाँ पर योंगफे कहता है कि बड़ी मुश्किल से एक 5th लेवल के वॉरियर को हैंडल किया था और यहाँ पर एक और आ गया। और वहाँ पे लिंगशु जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए। उसे इस तरह देखकर जियान उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो लिंगशु उस पर हमला करते हुए उसे पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैल गया था और उसे अंदर से ही डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। देखते ही देखते लिंगजिशु की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है और अचानक से एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसके साथ ही लिंगजिशु का काम तमाम हो जाता है और वो वहीं पर ही गिर पड़ता है। ये देखते ही जियान फौरन से भागते हुए अपने भाई के पास आता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हें क्या हुआ है, मगर वो देखता है कि वहाँ पर लिंग यूनान भी मरा हुआ पड़ा है। ये देखते ही उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉडी से इतनी ज़ोरदार एनर्जी रिलीज करता है कि सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और लिंग जियान वो सब लोगों से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर इन लोगों को किसने मारा है, मेरे अंकल को किसने मारा और मेरे भतीजे को किसने मारा। तो योंगफे कहता है मैंने मारा है, मगर लोंगजी कहती है कि नहीं इसे मैंने मारा है, मगर वहाँ पे मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि नहीं इसे हमने मारा है। पूरे के पूरे शूडलैंड एकेडमी के डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हमने मारा है इसे, यानी कि इसे ईशियन लैंड एकेडमी ने मारा है। ये सुनने के बाद वो वॉरियर उन दोनों के दोनों डेड बॉडीज को उठाते ही फौरन से एक ड्रैगन के ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जो कि 5th लेवल की एनर्जी होती है। जियान यहाँ पर फुल मूड में होता है और उन लोगों में से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। वो उन सारे डिसाइपल से कहता है कि तुमने इन्हें मारा है तो तुम्हें भी इनके साथ मरना होगा। ये कहने के साथ ही वो एक जाइंट हैंड टेक्निक को यूज़ करता है जिसके साथ ही वो उन सब लोगों को एक बार में ही कुचलने वाला था। मगर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अचानक से शेनलिन एकेडमी के डीन्स भी आ पहुँचते हैं और उस जाइंट हैंड को आते साथ ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक के बाद एक डिसाइपल्स की एंट्री होना शुरू हो जाती है। शेनलिन एकेडमी के तीनों एल्डर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को भी वहाँ पे इनवाइट कर लिया था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी शेनलिन एकेडमी ही यहाँ पर आ पहुँची थी। उन लोगों को वहाँ पर देखकर जियान भी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और एल्डर जू कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि हमारे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक वाइट फ्लाइंग टाइगर को आते हुए दिखाया जाता है। वो सीधा योंगफाई के पीछे आकर लैंड करता है और हमें वहाँ पर प्रिंसेस कियान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो योंगफाई को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ अकेले करने की। जियान कहता है मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था, लगता है कि शायद मैंने आपकी डिसाइपल्स को ऑफेंड कर दिया है। मगर यहाँ पर डीन जेंग कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें आखिर किसने परमिशन दी है कि तुम इस तरह हमारे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जियान कहता है मेरा भाई और मेरा भतीजा वो आपके डिसाइपल्स की वजह से मारे गए हैं, इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था। ये कहने के साथ ही वो फिर से अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है और सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। मगर यहाँ पर योंगफाई आगे बढ़ता है तो लोंगजी उसे रोक लेती है और एल्डर जुओ सब लोगों को शांत होने के लिए कहता है और वो जियान से खुद से कहता है कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर और तुम्हारे उस भतीजे ने जो कुछ किया है वो लोग मरना डिजर्व करते थे। ये बात जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और वो पहले ही अपने भाई और भतीजे की मौत के सदमे में था। ऊपर से यहाँ पर उसकी अगेंस्ट ऐसी बातें हो रही थी जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
मगर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और उन एल्डर्स से कहता है कि डीन उयानमिंग, क्या तुम भी मेरे भाई के बारे में ऐसा ही सोचते हो? तो डीन उयानमिंग कहता है कि डीन जुओ ने जो कहा है मेरा भी वही ख्याल है। ये सुनकर जियान हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो फिर बिल्कुल अच्छा हो गया, अब मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और मैं पर्सनली आकर तुम लोगों से इसका हिसाब किताब करूँगा, मगर फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने भाई और भतीजे को लेकर वहाँ से चला जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने लिंग फैमिली के एल्डर्स को भगा दिया और इस खेल में उन लोगों की जीत हो गई है। और योंगफाई वहाँ पर डीन उयानमिंग की तरफ देखता है तो डीन उयानमिंग उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो। मगर यहाँ पर योंगफाओ को याद आता है कि वो उसे मैंगलियार को भी ठिकाने लगाना है, तो वो उसकी तरफ चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है।